अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुबिन आपकर, आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मुमरा के मशहूर प्रोफेसर हसन मुल्लानी, जो एक एडवोकेट भी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सरकार ने हाल ही में 20 लाख करोड़ कोविड रिलीफ फंड में पास किया था। ये रिलीफ फंड में जो पास किया गया है, ये किसको कितना मिलेगा, कौन से गरीब के पास में कितना अमाउंट आएगा, आइए हम हसन मुल्लानी से जानते हैं। हसन भाई, जज्बा न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस रिलीफ पैकेज में से उन गरीब लोगों का क्या है जो अभी 2 महीने से बेरोजगार घर में बैठे हैं और अभी अपने घर वापस जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन भाई, और जज्बा न्यूज़ को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नए जज्बात के साथ शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि जज्बा न्यूज़ कामयाब हो। और दूसरी बात, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था, उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इसको डिटेल में बताएगी। तो अगले 4-5 दिन वो डिटेल में बताने की कोशिश किए थे और पूरे के पूरे देश में कन्फ्यूजन का माहौल बनाया। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर कोई गरीब या मध्यम वर्ग मिडिल क्लास इंसान ये सोच रहा है कि इस पैकेज से 20 लाख करोड़ के पैकेज से कुछ बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि फ्री जो चावल और राशन जो मिल रहे हैं, सबसे गरीब लोगों को जो राशनों की दुकान पर चावल वगैरह मिल रहे हैं, 20 लाख करोड़ में से सिर्फ 3,500 करोड़ रुपए इनको रखा गया है खाने के लिए। जो सबसे अहम है, लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, लोगों के पास खाना नहीं है शहरों में, इसलिए वो पैदल 2-2 हज़ार किलोमीटर गाँव जा रहे हैं। और उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में सिर्फ 3,500 करोड़। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पैकेज बनाया गया है वो गरीब के सपोर्ट के लिए कतई नहीं है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, ये 20 लाख करोड़ जो एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, वो 20 लाख करोड़ दरअसल है नहीं। हुकूमत ने ये कहा है कि हम टैक्स कम करेंगे, जो आपका प्रोविडेंट फंड कटता है उसमें रिडक्शन करेंगे, आपका जो टीडीएस टैक्स कटता है उसमें हम लोग कम करेंगे। इस अंदाज से उन्होंने 20 लाख करोड़ लपेटा है। तो आप ये समझ लीजिए कि 20 लाख करोड़ मार्केट में नहीं आएगा। 20 लाख करोड़ अनाउंस कर दिया इन्होंने, लेकिन 20 लाख करोड़ मार्केट में इंजेक्ट नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए, इन्होंने टैक्स में कटौती की है, प्रोविडेंट फंड में कटौती की है, एक रिजर्व फंड रखा है, इमरजेंसी फंड रखा है, जो मार्केट में आएगा नहीं। सिर्फ लोगों के कान खुश करने के लिए 20 लाख करोड़ अनाउंस हुआ है। हसन भाई, एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन, इसका कोई छोटा सा बिजनेस जैसे कि दुकान वगैरह थी, जो लॉकडाउन की वजह से कम्प्लीटली बंद है, उसको इस पैकेज से क्या मिलने वाला है? मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या छोटा मोटा बिजनेसमैन है, वो अपने बिज़नेस पर ध्यान दे, ज़्यादा वक्त मार्केट में लगाए, ज़्यादा अच्छी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, यही कर सकता है। हुकूमत से, गवर्नमेंट से, भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इससे कोई रिलीफ या कोई पैकेज या कोई मदद की उम्मीद नहीं करना चाहिए, और होगी भी नहीं कुछ बड़ी। असल में जो मिडिल क्लास इंसान है, जो जॉब करता है, ईएमआई भरता है, बिल भरता है, उसको कुछ राहत मिल सकती है कैसे? अभी देखिए, आज ही आप इंटरव्यू लेने आने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने अनाउंस किया कि अब से 6 महीने तक कोई ईएमआई नहीं लिया जाएगा। तो जैसे आप बता रहे हैं कि ईएमआई भरने वालों के लिए क्या है, तो आप समझ जाइए कि अभी हम लोग मई में हैं, तो आने वाले नवंबर दिसंबर तक के किसी को भी ईएमआई नहीं भरना पड़ेगा। ईएमआई जिसके भी है, घर के है, कार के है, पर्सनल लोन है, सारे ईएमआई रोक दिए। एक अच्छी चीज़ है, जो हर अपने कमाई से, सैलरी से या बिज़नेस के प्रॉफिट से जो हफ्ता भरता था, ईएमआई भरता था, उसके लिए 6 महीने का रिलीफ हुकूमत ने दिया। ये एक अच्छा काम है। जो कंपनी ओनर, जिनकी कंपनी या फैक्ट्री लॉकडाउन की वजह से क्लोज है और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से उनको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, उनके लिए क्या कहें? सैलरी देनी है, देखो, कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका भत्ता, उनके जो वेज होते हैं, वो भत्ता उनको देना चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। एक बहुत बड़ा मामला है। यूपी में योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन्होंने लेबर लॉस को चेंज कर दिया ताकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यूपी में शुरू हो जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो सवाल आपने पूछा है। तो मैं फ़िलहाल बोलता हूँ कि देना चाहिए, लेकिन आप ये समझ लीजिए, एक सिंपल मैं आपको हिसाब बताता हूँ। अगर कोई इंसान 1 करोड़ का बिज़नेस कर रहा है ना, जिसका साल का टर्नओवर 1 करोड़ है, तो वो बुराई के लिए, इमरजेंसी के लिए, कोई तकलीफ़ के लिए, इमरजेंसी के लिए कितना फ़ंड रखता होगा? बहुत से बहुत 5 लाख, 10 लाख।
5 से 10% रखता होगा। ऐसे ही अगर आप 1,000 करोड़ की कंपनी सोचे या 10,000 करोड़ की कंपनी सोचे, तो वो लोग भी अपने 5 से 10 तक का ही रिजर्व फंड रखते हैं, इमरजेंसी फंड रखते हैं। अब ये जो 5 से 10 तक का इमरजेंसी फंड है ना, ये काम नहीं आ रहा है। बड़ी बड़ी एयरलाइंस की जो कंपनी है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं इंडिया की और एशिया की, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, रिलायंस जैसी है, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। वो लोग सैलरी नहीं दे रहे, कई सारे लोगों को 50% सैलरी आ रही, कई एयरलाइन कंपनियों ने सैलरी नहीं दी। ये दिक्कत, ये दुश्वारी आएगी, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं आ रही है, लगभग हर जगह आ रही है। और मैं आपको बता दूँ, एज ए एडवोकेट मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो कंपनी के लॉज है, इसमें बहुत बड़ी चेंजेस लानी पड़ेगी मुबिन भाई। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ ये बताने के लिए, लेकिन जी अपने को आने वाले फ्यूचर में अगर ऐसी मुश्किलों का सामना करना होगा तो ये कंपनीज़ के लॉ में लाना पड़ेगा कि कानून में तब्दीलियाँ करें, रिजर्व फंड में तब्दीलियाँ करें। अगर 31 मई को लॉकडाउन खुलता है तो मार्केट कंडीशन क्या होगी? क्या ये सूत रहेगी या खराब होगी? और अगर खराब हो सकती है तो किस हद तक जीपीडी और कितना डाउन हो सकती है? बड़े बड़े एनालिसिस वालों ने बोला है कि जीडीपी जो है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, कि साल में पूरे हिंदुस्तान के लोग कितनी चीज़ें और कितनी सर्विसेज बनाते हैं। मुबिन भाई, एक मोटा मोटा अंदाज सारे इकोनॉमिस्ट ने लगाया है। फिर वही बात, मैं एक छोटा सा टीचर और एक छोटा सा एडवोकेट हूँ, फिर भी एक अंदाज़ा लगाने के हिसाब से 2% से लेकर 4% के दरमियान में रहेगी। जबकि नॉर्मल अमूमन हर साल हमारी जो जीडीपी होती है वो 7 से 8% होती है। फ़िलहाल ये आधी कट जाएगी, मतलब 4% से ऊपर नहीं बढ़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हम सबको। अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बैंकर है, कोई स्कूल का टीचर है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है, इन सबको मेहनत करनी पड़ेगी हमारी इकोनॉमी को, हमारी आर्थिक व्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जीडीपी को वापस उस स्टेटस में आने और एम्प्लॉयमेंट रेट्स वापस अच्छे होने में कितना वक्त लगेगा? वक्त का तो नहीं बता सकता, लेकिन एक इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नारायण मूर्ति, बहुत टैलेंटेड है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं। काफ़ी लोग उनको इज्जत करते, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। नारायण मूर्ति सर ने भी यही कहा था कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद एक इंडियन को, एक अमूमन एक भारतीय को, एक सिटीज़न को 60 घंटे काम करना पड़ेगा एक हफ्ते में। जैसे शनिचर संडे हम 2 दिन छुट्टी करते हैं या रोज़ 8 घंटे काम करते हैं, ये ना करते हुए हमें 60 घंटे कम से कम काम करना पड़ेगा। तब जाकर ये जीडीपी, तब जाकर हमारे बाज़ार के तमाम लोगों के हालात सुधरेंगे। तो ये याद रखिए कि 60 घंटा काम करना पड़ेगा। और मुबिन भाई, मैं आपको बता दूं कि जिनकी स्कूलें बंद है वो ये नहीं सोच सकते कि जितने बच्चे स्कूल में थे उतने वापस आएंगे। कितने ऐसे रिक्शा चलाने वाले होंगे जो बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे, कई सारे सिक्योरिटी गार्ड के लोग हों जो अपने बच्चों को निकाल देंगे। अभी आप ये समझिए कि ये पिटारा बंद है लॉकडाउन से, और जब लॉकडाउन खुलेगा तो कितना नुकसान होगा वो तभी मालूम पड़ेगा। अब बैठ के मैं बोल सकता हूँ 50 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, ये इतना नुकसान हो गया, लेकिन कोई हिसाब नहीं लगेगा। अब क्या होने वाला है, एक जरी का काम करने वाला कितना बेच पाएगा, कितना जरी का काम कर पाएगा, ये लॉकडाउन के बाद मालूम पड़ेगा। एक ट्यूशन क्लासेस चलाने वाला लॉकडाउन के बाद मालूम पड़ेगा बच्चे आ रहे या नहीं आ रहे। एक कपड़े बेचने वाला लॉकडाउन के बाद मालूम पड़ेगा कि उसके कपड़े बिक रहे या नहीं बिक रहे। रिक्शा चलाने वाले को पता चल रहा है कि ग्राहक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, या पैदल स्टेशन जा रहा है। तो तमाम चीज़ें लॉकडाउन के बाद ही मालूम पड़ेगी कि हालत कितनी बद से बदतर हुई है। अभी के लिए एक नॉर्मल पर्सन को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से अभी कोई इनकम नहीं है ये लॉकडाउन की वजह से? सबसे पहले तो देखो, जिनके जिनके जॉब्स है वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी नौकरियां अभी भी, इतनी बुरी हालत में भी उनकी नौकरियां चल रही है। और जिन बेचारों की बदकिस्मती से नौकरी छूट गई है, उन्हें कोई भी काम करना चाहिए, जो जॉब मिले वो काम करना चाहिए। अगर फ़िलहाल वार्ड बॉय की नौकरी मिल रही है हॉस्पिटलों में, नर्स की नौकरी मिल रही है 12वीं 15वीं पढ़े हुए लोगों को, तो भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब काम करने से शर्माना नहीं है। पहली चीज़ कि आपको काम पे लगना है, घर में बैठना नहीं है कि मैं मॉल में काम करता था, मैं एसी ऑफिस में काम करता था, अब मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, नहीं। आपको काम पर लगना होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम बिजनेस करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई आदमी सुबह बम्बई जा रहा है 8 बजे और शाम में 7-8 बजे घर पर आ रहा है, तो वो घर पर आकर 1 घंटा आराम करके 9 से 10 या 10 से 11 जैसे जमे, वो शाम में 2 बच्चों को ट्यूशन ले, ताकि वो 2 बच्चों से उसके 10 दिन का राशन खर्चा हो जाए। काम करना पड़ेगा, पार्ट टाइम्स करने पड़ेंगे। हसन भाई, एक सवाल और, जैसे कि अभी आपने कहा
कि EMI जो है वो नवंबर दिसंबर तक की रुक गई। इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ कंपनीज जो ऐसी है जैसे कि सैमसंग फाइनेंस है और L&T है, जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जिन्होंने लोन पे लिए उनके लोन नहीं भरने पर उनका मोबाइल ब्लॉक कर दिया जा रहा है। इसके हाँ, बारे में क्या ये कहेंगे? देखिए, ये पोर्टेबल प्रोडक्ट्स है। अगर किसी का 12,000 और 15,000 का लोन है और अगर उसकी EMI 2200, 2500 या 3,000 है, जैसे मेरे खुद का मोबाइल जो है वो EMI पर है और मैं खुद EMI पे कर रहा हूँ, तो मुझे भी EMI भरना पड़ रहा है और वो इतना बड़ा नहीं है। लेकिन जिन्होंने घर लोन पे लिया है, जिसका 15,000 या 10,000 है, जिन्होंने कार लोन पे लिए 8-8, 10-10 हज़ार अगर हफ्ता जा रहा हो हर महीने, तो उनके लिए राहत है। जो छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के लिए, उनके लिए नहीं है। ये टेम्पररी 6-6 महीने के लोन होते हैं। अगर इसको 6 महीना पोस्टपोन कर दे तो सैमसंग फाइनेंस ही बंद हो जाए। आप ये समझने की कोशिश करें। तो कई हद तक कोशिश की है RBI ने कि EMI को बंद करे, लेकिन छोटे छोटे लोन्स पर EMI बंद नहीं हो पाएगा। जज्बा न्यूज़ और जज्बा न्यूज़ की टीम पूरी एक अपील कर रही है कि ईद में कोई खरीदारी ना करे। ये ईद जो है सादगी से बनाए। बिल्कुल। इस महामारी के अंदर रमज़ान शरीफ के अंदर मस्जिदें बंद की, तरावी नहीं हुई है, तो इसके अंदर आप क्या कहेंगे और क्यों? बहुत ज़रूरी है, मुसलमान को मुसलमान होने का सबूत देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हैं मुबिन भाई कि ये रमज़ान से पहले, ये लॉकडाउन से पहले हिंदुस्तान का मुसलमान NRC और NPR को लेके परेशान था। जी, तो कई सारे लोग कह रहे थे कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, कई सारे लोग कह रहे थे कि अल्लाह की तरफ से अजाब है, और बड़े बड़े लोग उस पर अपनी अपनी राय और चीज़ें बता रहे थे। इसी अंदाज से ये लॉकडाउन भी है ना, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह तुम्हें, मुझे और हर ईमान वाले को आजमा कर देख रहा है कि मेरा बंदा अपनी बात पर उम्मत के साथ, तमाम मुसलमानों के साथ खड़ा रह पा रहा है या नहीं। आज जितने बेशर्मी से जितने भी मुस्लिम भाई बहन बाहर बाज़ार में जाकर चीज़ें खरीद रहे, तुम्हारा फ़ैसला अल्लाह करेगा। आप ये सोच लीजिए कि आपके बच्चे, आप नवे कपड़े पहनकर मोहल्ले में घूमेंगे और यहाँ लोगों को खाने को नहीं है, दवाई नहीं है, पानी नहीं है, परेशान हाल है। आपके नवे कपड़ों पर इतनी शर्मिंदगी आपको होगी कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं जज्बा न्यूज़ की अपील के साथ मेरी भी अपील रही है कि आप अल्लाह वास्ते शॉपिंग ना करें। हमारे बड़े बड़े अलग अलग मकतब फ़िक्र के ज़िम्मेदार हमारे उलमा इकरामों ने भी कह दिया है, तमाम लोग कह रहे हैं, दुनिया के तमाम बड़े बड़े अइम्मा इकराम कह रहे हैं कि अल्लाह वास्ते शॉपिंग ना करें। उसी पैसे को बचाए नहीं, उस पैसे को आप आवाम में खर्चा करें, लोगों को खाना खिलाए, लोगों की दवाइयाँ देखें, लोगों की फ़ीस भरनी है, ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेगी। और ये रमज़ान तक तो लेने देने का सिलसिला चलता है मुबीन भाई। रमज़ान बाद हमें और ध्यान देना होगा। 25 तारीख को जब ईद हो जाएगी, उसके बाद में मुसलमानों की बस्तियों में हमें और हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों को, सबको साथ में मिलकर, जिस अंदाज से जो वीडियो वायरल हो रहे, जो लोग पैदल जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, तो कई सारे लोग रोज़ा रख रख कर पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, इसी अंदाज से रुकना नहीं है। हर मुसलमान पे फ़र्ज़ होना चाहिए, यह फ़र्ज़ है कि आपको आपके आसपास इधर 40 घर, इधर 40 घर, और आपके आसपास की बस्ती के तमाम गैर मुस्लिम भाई बहनों को आप खिलाए पिलाए, ये बहुत ज़रूरी है। भाई जज्बा न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में मुमरा से हसन मुल्लानी प्रोफेसर, जो एडवोकेट है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मुबिन मापकर, कैमरामैन इब्राहिम शेख के साथ। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।